बायो के कॉन्सेप्ट मैंने बनाए हैं अलग सर, और यकीन मानिए आप जितने सेक्रीफाइसेस करेंगे आपकी सफलता उतनी ही ऊपर जाएगी। ज़्यादा हो गया। कोटा का एक्सपीरियंस मैंने बोला क्या? तो मैंने अभी बोला क्या ऊपर में? उस टेस्ट सीरीज में 8 मॉक टेस्ट। अरे यार हटना। यार ये तो पूरा गड़बड़ हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षत सिंह है और मेरे इस अटैम्प्ट में 682 मार्क्स आए हैं। तो मेरे 682 मार्क्स आए कैसे? मैंने ऐसा क्या कर दिया इस अटैम्प्ट में कि मुझे 180 मार्क्स का जंप मिला? तो आज मैं अपने वीडियो में ऐसे 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जिसकी मदद से मुझे सक्सेस मिली। पॉइंट नंबर 1, टाइमलाइन ऑफ नीट जर्नी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितने दिन का है, आपको कंप्लीट कब करना है और उसको रिवीजन कितने बार करना है। तो नीट 2023 का पेपर होता है 7 मई को। मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया और अपनी प्रिपरेशन 20 मई के आसपास से चालू कर दी। 9 जून को मेरा पहला पेपर था। मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया जो कि 14-14 दिन पे होता था। ऐसे 14-14 दिन करके दिसंबर के लास्ट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। दिसंबर के बाद हमने जनवरी फरवरी में एक और टेस्ट सीरीज़ दी। उस टेस्ट सीरीज़ में 8 मॉक टेस्ट थे और जनवरी फरवरी मिला के 8 हफ्ते होते हैं, तो हमने हर संडे को एक मॉक टेस्ट दिया। तो इस तरह से हमारा सेकेंड रिवीजन कंप्लीट होता है जनवरी फरवरी में। हमने मार्च अप्रैल हर अल्टरनेट दिन एक मॉक टेस्ट दिया जो कि फुल मॉक था। तो इस तरह से हमने अप्रॉक्स 40 फुल मॉक दे दिए और इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो आप भी अपना टाइमलाइन खुद बनाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या फिर जिस टेस्ट सीरीज़ आपने ली है उस कोर्स का सिलेबस कंप्लीट कब हो रहा है, उस बेसिस पे अपना पूरा टाइमलाइन बनाइए पूरे साल का। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजी ऑफ ए पार्ट मॉक। तो जो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था वो हर 14 दिन पे होता था। तो इन 14 दिन में मैं क्या करता था? 14 दिन में मैं वीडियो लेक्चर देखता था, उसके नोट्स प्रॉपर बनाता था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था और रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे देता था। शॉर्ट नोट्स में केवल उन्हीं चैप्टर्स के बनाता था जो कि भूलने वाले होते थे और जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। जो भी लेक्चर मैं करता था वो मैं प्रॉपर करता था, मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं में से एक वर्ड मिस नहीं होता था। नोट्स के क्वेश्चन आपसे हमेशा होने चाहिए क्योंकि कोई भी टीचर इतना एक्सपीरियंस लेकर पढ़ाता है कि उसके नोट्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो आप सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप टीचर के नोट्स अच्छे से करें। पॉइंट नंबर 3, रिसोर्सेज विच आई हैव यूज्ड इन माई नीट प्रिपरेशन। रिसोर्सेज में हम बात करने वाले हैं लेक्चर्स मैंने कहाँ से किए, टेस्ट सीरीज़ मैंने कहाँ से दी और मॉड्यूल मैंने कहाँ से सॉल्व किए और शॉर्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए। तो सबसे पहला रिसोर्स आता है वीडियो लेक्चर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस साल किसी भी कोचिंग में इनरोल्ड नहीं था। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई टेलीग्राम, यूट्यूब और फिजिक्स वाला से की है। मैंने किन किन टीचर से पढ़ा है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट आता है टेस्ट सीरीज़। मैंने जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी वो थी एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। एलन की डीएलपी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे नहीं थी ऑफलाइन वाली, तो मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लिया और मैं उसके थ्रू सिलेबस कंप्लीट किया। जनवरी फरवरी में मैंने एलन का अचीवर मॉक टेस्ट दिया था जो कि हर 7-7 दिन पे मैंने दिया था। उस टेस्ट सीरीज में 8 यूनिट मॉक थे, तो मैंने अपना सेकेंड रिवीजन उस मॉक टेस्ट के थ्रू कंप्लीट किया। बारी आती है फुल मॉक की। फुल मॉक मेरे मार्च से स्टार्ट कर दिया था, मार्च के स्टार्टिंग से ही। तो उस वक्त तक किसी भी कोचिंग में फुल मॉक शुरू नहीं हुए थे। सबसे पहले फुल मॉक शुरू हुए थे गोल इंस्टीट्यूट के, तो मैंने गोल इंस्टीट्यूट का फुल मॉक सबसे पहले दिया। फिर आता है एलन का डीएलपी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने दिया। आकाश का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है वो भी मैंने दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किए थे। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एलन की मॉड्यूल से। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले साल एलन के अचीवर प्रोग्राम में था, तो मेरे पास एलन के मॉड्यूल पहले से थे, तो मैंने क्वेश्चन उनके ही थ्रू किया। पॉइंट नंबर 4, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो मैंने सबसे पहले बताता हूँ मैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स मेरी पिछले अटैम्प्ट तक काफ़ी वीक थी। तो कोटा जाने के बाद मेरे को सारे टीचर्स का नॉलेज हुआ कि किस टीचर कौन से टॉपिक में बेस्ट हैं। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी सिलेक्टेड टीचर्स के थ्रू की है। मेरी 11th थोड़ी अच्छी थी,
तो मैंने 11 पूरी 11th अलग सर की उम्मीद सीरीज़ जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे कंप्लीट की। मैं नोट्स नहीं बनाता था, आपको बता दूं, मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाता था, मेरे को वो टाइम वेस्ट लगता था। मेरे पास एक साल में इतना समय भी नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊँ प्रॉपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ में मैनेज करूँ। तो मैं या तो पिछले साल के नोट्स यूज़ करता था, या अगर जैसे कि फिजिक्स वाला में नोट्स ऑनलाइन मिलते हैं तो मैं वही नोट्स यूज़ करता था प्रिंट कराकर। 11th तो मैंने अलग सर से कर लिया। 12th मेरी वीक थी और मुझे चाहिए था कि कोई मुझे डिटेल में बेसिक से पढ़ाए। तो मैंने बहुत सारे टीचर्स का नाम सुना था ओटा में, उनके लेक्चर्स मैंने कहीं से ढूंढे टेलीग्राम पे और उनसे ही पूरी तैयारी की। तो 12th मैंने की अनअकैडमी और एलन के टीचर से। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक था, तो मैंने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रवि दुबे सर से किया है, जो कि अभी अनअकैडमी के फैकल्टी हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते वो, मतलब कि इनऑर्गेनिक बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने उनसे। ऑर्गेनिक मैंने किया पंकज सर से, उनकी तो क्या ही बात करूं, इतना अच्छे से सब पॉइंट एक्सप्लेन कर देते थे, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर हो जाता था। सबसे वीक जो मेरा सब्जेक्ट था पिछले साल तक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। मतलब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज पढ़ता था, 10 दिन बाद भूल जाता था। तो अभी तक मैंने जहाँ भी पढ़ा था वहाँ पे वो पहले IUPAC पढ़ाते थे, फिर आइसोमेरिज्म, फिर GOC1 GOC2। तो मुझे वैसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पंकज सर जैसे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं मुझे वैसे पढ़ना पसंद था, और फिर मैंने उनसे पढ़ा तो मतलब मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी हो गई। मतलब मेरे नीट में एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गलत नहीं हुए। तो अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो फिजिक्स जैसा था और फिजिक्स मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। मतलब उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। और मैंने ये पढ़ा था अनअकैडमी के AKM सर से। मतलब वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, आप उनसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में क्या ही बोलूँ, सभी नीट एस्पिरेंट को इतना तो पता ही होता है कि क्वेश्चन NCERT से आता है। तो बायो में भी मैंने बस NCERT की थी। पहले बायो मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। मैंने बायो के कॉन्सेप्ट बनाए हैं रितु रटेवाल मैम और तरुण सर से। उसके बाद मेरी बायो इतनी अच्छी हो गई कि मेरे को आगे के अटेम्प्ट में ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं बस NCERT पढ़ता था, मॉक टेस्ट देता था। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स मैंने केवल उन्हीं चैप्टर्स के बनाए थे जिन चैप्टर्स में मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती थी और मैं उन चैप्टर्स को याद नहीं कर पाता था। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मतलब 12th के तो हर चैप्टर्स के बनाए थे, हेलो एल्केन से लेकर एमीन्स तक। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। तो मैं अपने टेलीग्राम पे ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। मैंने फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने कुछ चैप्टर जो कि मुझे प्रॉब्लम करते थे, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, AC, EM वेव, इन सब चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए थे। मैं अपने टेलीग्राम पे फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा। बायो के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। बायो मैंने NCERT से करी। जो मैं मॉक टेस्ट देता था, जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे उसको मैं अलग से हाईलाइट कर लेता था, और कोई कॉन्सेप्ट रहता था जो कि NCERT के बाहर का होता था उसको मैं NCERT के साइड में जो जगह होता है उसमें लिख लेता था। पॉइंट नंबर 6, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिवाइज द सिलेबस। तो जैसा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था दिसंबर के लास्ट तक, तो मैंने अपना पहला रिवीजन अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही किया था जनवरी फरवरी में। फिर हर अल्टरनेट दिन पे मैंने मॉक दिया, और बीच में जो दिन बचता था उस दिन मैं कुछ चैप्टर्स को रिवाइज कर लेता था। तो इस तरह से मैंने अपना सिलेबस 3 से 4 बार एटलीस्ट रिवीजन तो कर ही लिया था। पॉइंट नंबर 7, लास्ट 4 मंथ्स स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिसंबर लास्ट तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू अपना सेकेंड रिवीजन जनवरी फरवरी में कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने मार्च में हर अल्टरनेट दिन फुल सिलेबस टेस्ट दिया, और मैंने अप्रैल में कुछ दिन अल्टरनेट और कुछ दिन लगातार फुल मॉक दिया था। बहुत सारे टॉपर्स ये भी बोलते हैं कि मैं एक दिन में 2 मॉक देता था, लेकिन मेरे लिए एक दिन में 1 मॉक और उसका एनालिसिस ही केवल हो पाता था। पॉइंट नंबर 8, हाउ मच आई वाज स्कोरिंग इन माय मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले जो मेरे पार्ट मॉक्स होते थे उसमें मेरे मार्क्स 550 से लेकर 620-30 के आसपास ही बनते थे। फिर जब मेरा सेकेंड रिवीजन शुरू हुआ जनवरी फरवरी में, तो उस मॉक टेस्ट में भी मेरे 600 के आसपास ही बनते थे, किसी में 20 मार्क्स कम, किसी में 20 मार्क्स ज़्यादा। तो मेरे मार्क्स एक तरीके से स्टक ही रहते थे 600 के आसपास। लेकिन जब मैंने फुल टेस्ट शुरू किया तो फुल टेस्ट के स्टार्टिंग होती है मेरी 540 नंबर के आसपास से।
तो मैंने 540 नंबर से ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते 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 वो मेरा हाईएस्ट 671 गया और फिर अल्टीमेटली मेरे नीट में ही हाईएस्ट मार्क्स आए जो कि 682 थे। मार्क्स कभी भी ग्रेजुअली ही बढ़ते हैं, कभी भी आप सोचेंगे कि एकदम सडन जंप आ जाए, वो कभी भी नहीं होता है। तो आपके भी अगर मॉक टेस्ट में 300-400 मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे मेहनत करते चलना है, आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सीड करेंगे। पॉइंट नंबर 9, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। जितना ही इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका एनालिसिस होता है। तो मैं एनालिसिस ऐसे करता था कि मैंने एक मिस्टेक कॉपी बना रखी थी, बायो के जो भी मेरे मिस्टेक होते थे उसको मैं वन लाइनर्स के फॉर्म में लिख लेता था और फाइनल मॉक टेस्ट देने से पहले मेरे बहुत सारे पेजेस भर गए थे ऐसे वन लाइनर्स के फॉर्म में, तो मैं उसको देख लेता था एक बार और फिर इस तरह से मुझे वो पॉइंट्स हमेशा के लिए याद हो जाते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस मैं ऐसे करता था, जो भी क्वेश्चन में से टेस्ट में नहीं बनते थे मैं घर आकर उससे बनाता था और फिर अगर मैं घर पे भी मुझसे नहीं बनते थे फिर मैं ऑनलाइन हेल्प लेता था। अगर आप केवल मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तो यकीन मानिए उस मॉक टेस्ट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसका सही ढंग से एनालिसिस नहीं करते हैं ना, तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 10, सैक्रिफाइसेस। तो जैसा कि आप सबने सुन ही रखा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उसी तरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। मैंने भी अपनी पूरी नीट जर्नी में किसी भी शादी, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया था, लेकिन एट द एंड उन सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट ज़रूर आता है। यकीन मानिए आप जितने सैक्रिफाइस करेंगे आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो यही 10 पॉइंट थे जिनकी वजह से मैंने नीट क्रैक किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि हर इंसान, हर टॉपर अलग होता है। मैं और मेरी बहन बिल्कुल अलग पढ़ते थे, मतलब रिसोर्सेज सेम यूज़ करते थे, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल अपोजिट था। वो नोट्स बना के पढ़ती थी और मैं बिना नोट्स बनाए पढ़ता था, लेकिन हमारे नंबर एकदम सेम आए। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल से आपको यही समझाना चाहता हूँ, हर इंसान अलग होता है। आप अपना तरीका खुद ढूंढिए कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है, न कि किसी टॉपर का वीडियो देखकर आप इन्फ्लुएंस हो जाइए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।